हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे हम द फिफ्थ लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल एंड कांसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन आवर सेक्रेटरी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था डिफेंस मैकेनिज्म एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर के बारे में। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? ऐसे मैकेनिज्म जब किसी इंसान के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, तो उस इंसान के दिमाग को बचाने के लिए इंसान के माइंड जो है कुछ तरीके के प्रोसेस अपनाते हैं, कुछ तरीके के मैकेनिज्म अपनाते हैं जिसके माध्यम से जो है उसको बचाया जा सके। ओके, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और हमने बहुत सारे माल एडेप्टिव बिहेवियर के बारे में देखा था जो कि किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए होते थे। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है इटियोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या है इटियोलॉजी? इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके वजह से जो है मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, फिर यहां पे आता है साइकोपैथोलॉजी। जिस तरीके से होता है साइकोलॉजी, जिस तरीके से होता है बायोलॉजी, उसी तरीके से होता है साइकोपैथोलॉजी, जहां पर जो है हम लोग मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस को, मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को, इस सब चीज को जो है हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना समय को गवाते हुए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे हम लोग देखते हैं क्या एक इंट्रोडक्शन ऑफ इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी क्या? तो बायोसाइकोसोशियल फैक्टर ऑफ मेंटल इलनेस। क्या है यहां पे? बायोसाइकोसोशियल फैक्टर्स ऑफ मेंटल इलनेस। आखिर जो मेंटल इलनेस होते हैं इसके पीछे कौन से बायोसाइकोसोशियल फैक्टर्स होते हैं, और हम लोग जो है बहुत सारे इटियोलॉजी के बारे में जो है आज देखने वाले हैं। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला लाइन आ रहा है वो क्या कह रहा है? यहां पे हम लोग देखते हैं कि मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, ट्रिगरिंग एंड परसिस्टेंस ऑफ मेंटल इलनेस। यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है मेनी फैक्टर्स, मतलब कोई एक फैक्टर्स नहीं है, यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, जिसका योगदान होता है। क्या चीज में? डेवलपमेंट में। क्या चीज का डेवलपमेंट में? मेंटल इलनेस के डेवलपमेंट में। आखिर अगर किसी पर्सन को मेंटल इलनेस नहीं है तो उसमें उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ या फिर ट्रिगर कैसे हुआ, है ना? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी पर्सन को ट्रिगर करता है और उसके बाद जो है उसको मेंटल इलनेस हो जाता है, या फिर अगर किसी पर्सन को मेंटल इलनेस है तो वो परसिस्टेंटली किस तरीके से चल रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसको ट्रिगर कर रहे हैं और वो लगातार जो है मेंटल इलनेस में बना हुआ है ना? इन सारे फैक्टर्स को जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना समय को गवाते हुए सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखने वाले हैं, उस फैक्टर का नाम है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। क्या है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर? ऐसे फैक्टर जो कि ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी में है, ऑलरेडी तुम्हारे पास है, और उससे ज्यादा चांस बनता है कि तुमको मेंटल डिसऑर्डर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि दिस डिटरमाइन एन इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी टू मेंटल इलनेस। ये फैक्टर डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? एक इंडिविजुअल के ससेप्टिबिलिटी टू मेंटल इलनेस, कि एक इंसान जो है कितना ससेप्टिबल है मेंटल इलनेस से, कितना जल्दी जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है। तो यहां पे 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है जेनेटिक मेकअप। क्या है जेनेटिक मेकअप? इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन, नोट द इलनेस इटसेल्फ। अगर जो है तुम्हारा जीन जो तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे दादा से, तुम्हारे फैमिली से मिले हैं, अगर उसमें ही कुछ एबनॉर्मलिटी है, अगर उसमें भी जो है कुछ जेनेटिक मेकअप सही नहीं है, तो हो सकता है कि तुमको हो जाए। यहां पे खुद से होने का बात नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन के कारण जो है तुमको मेंटल इलनेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है फिजिकल डैमेज टू द सीएनएस। अगर जो है किसी भी कारणवश से जो है फिजिकल डैमेज हो गया है, कहां पे? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहां पे जैसे कि देखने को मिलता है ब्रेन इंजुरी, ब्रेन इंजुरी पहले से है और जो है अलग तरीके के एब्नॉर्मलिटी जो है वहां पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर जो है मेंटल इलनेस होने का चांस जो है ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या आ रहा है? एडवर्स साइकोसोशियल इन्फ्लुएंस। एडवर्स साइकोसोशियल इन्फ्लुएंस, यहां पर जो है अगर तुमको गलत तरीके से सोसाइटी जो है तुमको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुमको स्ट्रेस दे रहा है, तुमको ट्रॉमा दे रहा है, तो यहां पर जो है तुम्हारा मेंटल इलनेस होने का चांस बढ़ता है। जैसे यहां पे कह रहा है चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर किसी बच्चे को जो है बचपन में ही जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रॉमा दिया गया है, उसके साथ जो है अन्याय हुआ है, एब्यूजिंग हुआ है, तो वो जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है। अगर जो है क्रोनिक स्ट्रेस भी दिया जाता है तो भी यहां पर जो है दिमाग का संतुलन जो है खो जाता है। ओके, और यहां पर जो है किसी भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। क्या है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर? अब ये कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अकर शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर होने से पहले जस्ट हुआ हो, मतलब ऐसे इवेंट जिसके होने के बाद जो है तुरंत एक इंसान जो है मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो गया हो, दैट इज द प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर।
है ना। और यहां पर जो है यही ट्रिगर करता है और जो है एक इंसान जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले दिया गया है फिजिकल स्ट्रेस। अगर किसी इंसान को फिजिकली स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, जैसे कि जो है कोई इंजरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, हाथ कट गया हो, पैर टूट गया हो, इस तरीके से हो रहा हो, बहुत ज्यादा मात्रा में इंजरी हो गया हो, या फिर कोई इलनेस का शिकार हो सकता है उसको कैंसर हो गया हो, HIV हो गया हो, या फिर ऐसे डिजीज हो गया हो जिसको ठीक करना अभी नामुमकिन है। तो ऐसे में इंसान जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है और वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखने को मिल रहा है साइको सोशल स्ट्रेस। साइको सोशल स्ट्रेस में क्या है, ग्रीफ। अगर पर्सन जो है किसी पर्सन से प्यार करता था और अचानक से उसका मौत हो जाता है, उसके फैमिली मेंबर का मौत हो जाता है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो है किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप में लड़ाई चल रहा है बहुत कर करके, तो यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंसान को मिलता है। और या फिर फाइनेंशियल ट्रबल, एक इंसान जो है पूरा जिंदगी भर कमा के रखा, अचानक से उसका सारा कमाई जो है वो लूट जाता है। तो फाइनेंशियल ट्रबल आने पर भी जो इंसान पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, जो कि एक ऐसा इवेंट है जो तुरंत मेंटल डिसऑर्डर से पहले हुआ था। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है वो है परपिट्यूटिंग फैक्टर। क्या है, परपिट्यूटिंग फैक्टर। अब ये कौन सा फैक्टर होता है, तो ये होता है फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो प्रोलोंग और रोजन द एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस। अगर किसी इंसान को मेंटल इलनेस है तो और वो अचानक से अगर ये फैक्टर के समीप जाएगा तो ये वाला जो मेंटल डिसऑर्डर है और ज्यादा प्रोलोंग होगा, मतलब और ज्यादा जो क्रोनिक होगा और ज्यादा जो है रोजन होता चला जाएगा, मतलब और ज्यादा खराब होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिससे इंसान को बचना चाहिए अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो यहां पे आता है साइको सोशल स्ट्रेस। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है स्ट्रेस। इंसान को स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। इंसान अगर स्ट्रेस लेता है तो उसको जो है मेंटली हेल्थ इश्यू जो है देखने को मिल सकता है। तो यहां पे ऑन गोइंग सोशल, इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। अब स्ट्रेसर क्या होता है, स्ट्रेसर ऐसे सबस्टांस है, स्ट्रेसर ऐसी चीज है जो स्ट्रेस को देता है ना। कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई सिचुएशन हो, कोई इवेंट्स हो, अगर वो स्ट्रेस तुमको दे रहा है, दैट इज द स्ट्रेसर। तो यहां पे ऑनगोइंग सोशल, अगर सोसाइटी में कुछ ऐसे चीज चल रहे हैं जो तुम्हें स्ट्रेस दे रहा हो, इमोशनल स्ट्रेस दे रहा हो, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर हो, ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पे स्ट्रेसर बहुत ज्यादा है, तो यहां पर जो है परपिट्यूटिंग फैक्टर का काम करता है। वो तुम्हें स्ट्रेस देंगे और तुम्हारा मेंटल इलनेस जो है और ज्यादा रोजन हो जाएगा और ज्यादा प्रोलोंग हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड फैक्टर, परपिट्यूटिंग फैक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं और उस फैक्टर का नाम है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर, तो यहां पे जो सबसे पहला देखने को मिलता है वो है हेरिडिटी, मींस जेनेटिक। अब इंसान का जेनेटिक ही जो है डिसाइड करेगा कि इंसान को मेंटल इलनेस होगा या फिर नहीं होगा। ओके, अब जैसे यहां पे कह रहा है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द मेंटल इलनेस, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अगर तुम्हारे खानदान में तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारे परदादाजी को किसी को मेंटल इलनेस था, या फिर किसी भी म्यूटेशन के कारण तुम्हारे जेनेटिक में कुछ प्रभाव आता है, एब्नॉर्मलिटी आता है, तो यहां पर जो है तुमको देखने को मिल सकता है मेंटल इलनेस। नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल फैक्टर्स। क्या है बायोकेमिकल फैक्टर, तो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्सेस की तरह जो है यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, जो कि जो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, एक का एक्सॉन, एक का डेंड्राइट। तो यहां पर अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो सही तरीके से काम नहीं करता है तो इंफॉर्मेशन जो है हमारे सेंसेस ऑर्गन से दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। हमारे आई, हमारे ईयर, ये सारे सेंसेस ऑर्गन है, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और हमें जो है न्यूरॉन के माध्यम से जो है पहुंचाता है, कहां तक, सीएनएस तक। और अगर यहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करेगा तो न्यूरॉन काम नहीं करेगा, न्यूरॉन काम नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा और वहां पर जो है सही तरीके से एनालिसिस नहीं हो सकेगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रेन डैमेज। अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो अब ब्रेन का काम है, ब्रेन ही डैमेज हो गया, जैसे इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, न्यूरोसेफेलिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, एचआईवी हो गया, वहां भी दिक्कत है भाई। इंजरी, हेड ट्रॉमा हो गया, सर फूट जाता है, हेड ट्रॉमा हो जाता है, वहां भी है। इंटॉक्सिकेशन, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहा है, तो यहां पर भी दिक्कत होता है, पूरा दिमाग को खराब करके रख देता है। नेक्स्ट है वास्कुलर स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक हो गया, हेमरेज हो गया, ठीक है, नसी फट गया, तो क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लड केमिस्ट्री चेंजेस, हाइपोक्सिया, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंसेस, तुम्हारे बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो गया, इनबैलेंस हो गया है। नेक्स्ट है ट्यूमर, अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया, लो भाई
आप क्या कर सकते हो, कैंसर हो गया है। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी और माल न्यूट्रिशन। अगर विटामिन बी का डिफिशियंसी है, वो न्यूरॉन को जो है क्या करता है, वीक करता है। विटामिन बी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इंसान को जरूरी होता है। अगर विटामिन बी का डिफिशियंसी है तो ऐसे में भी जो है तुमको मेंटल इलनेस का शिकार होना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिजेनरेटिव डिजीज। डिजेनरेटिव डिजीज कैसे हो गया, डिमेंशिया, ओल्ड एज के कारण जो है लोग भूलना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई भी बहुत ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से जो है इंसान का याददाश्त, इंसान का जो है बिहेवियर चेंज होने लगता है, भूलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है इंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। यहां पर जो है थायराइड डिस्फंक्शन, अब तुम्हारा थायराइड जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यहां पर भी प्रॉब्लम होता है। एंड क्रोनिक फिजिकल इलनेस, अगर किसी तरीके का क्रोनिक फिजिकल इलनेस है तो यहां पे मेंटल रेजिलियंस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बिगड़ता है। इंसान का मूड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में स्विंग करता है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, लचीलापन। ये जो है मेंटल का लचीलापन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में रिड्यूस हो जाता है। सही तरीके से जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, अपने पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने मूड को ये अच्छा से कर नहीं पाता, जिसके कारण से जो है उसको मेंटल इलनेस का शिकार होना पड़ जाता है। ओके, तो दैट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर। इतने सारे बायोलॉजिकल फैक्टर थे जहां पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी के मेंटल इलनेस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो इंसान में देखने को मिलता है और इसके बाद जो है इंसान मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। ओके, तो यहां पे सबसे पहला देखने को मिल रहा है एक लाइन जो कि कह रहा है कि सर्टेन लाइफ स्टेजेस मेक इंडिविजुअल मोर वल्नरेबल टू द मेंटल डिसऑर्डर्स। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एक इंडिविजुअल के लाइफ में जहां पर जो एक इंसान बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है मेंटल डिसऑर्डर के लिए। मतलब उस समय जो है मेंटल डिसऑर्डर का शिकार जो है इंसान बहुत जल्दी से हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से लाइफ के स्टेजेस हैं, तो पहला आता है प्यूबर्टी। एक इंसान जब प्यूबर्टी से गुजर रहा होता है, जब वो मैच्योर हो रहा होता है, जब वो रिप्रोडक्टिव के लिए तैयार हो रहा होता है, उस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में और जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मूड स्विंग्स होते हैं। तो यहां पर भी जो है इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकता है कि वो जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। एक लेडीज जब वो प्रेग्नेंट होती है या फिर जब डिलीवरी के समय होती है तो यहां पे फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बॉडी में पेन भी बहुत ज्यादा होता है, इमोशनल जो है पूरे तरीके से स्विंग कर रहा होता है, पूरे तरीके से मतलब ना खुशी ना गम, लोग कुछ और बोल रहे हैं, अलग तरीके से उसका मन में जो चिड़चिड़ापन चल रहा होता है। तो इस समय भी जो है वो ज्यादा वल्नरेबल होता है कि हो सकता है वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए। नेक्स्ट जो यहां पे आ रहा है वो है मेंस्ट्रुएशन एंड प्यूरपेरियम। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि इंसान का मतलब जो लेडीज होती है उसके मंथली के लास्ट में जो है ब्लड लॉस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। नेक्स्ट होता है प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाता है, जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, एक 5 to 6 मंथ का गैप मिलता है जहां पे ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है, उस समय में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है लेडीज का मूड जो है स्विंग होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में मूड स्विंग होने के कारण जो है यहां पर जो है उसका हार्मोनल फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और हार्मोनल फ्लक्चुएशन होने के कारण जो है हो सकता है कि वो लेडीज जो है फिर से डिप्रेशन में चला जाए या फिर अलग अलग तरीके के मेंटल डिसऑर्डर में जो है ग्रसित हो जाए। नेक्स्ट है क्लिमेक्टेरिक। क्लिमेक्टेरिक क्या होता है, ये होता है मेनोपॉज। जब एक लेडीज का जो है पीरियड पूरे तरीके से जो है बंद होने वाला होता है, ये 45-50 ईयर के बाद होता है। तो यहां पर जब वो बंद होने वाला होता है, जब मेनोपॉज का समय होता है, तो यहां पे बहुत सारे इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि कारण बना सकता है किसी भी इंसान को मेंटल डिसऑर्डर में जाने का। अब यहां पे ये सारे चीज जो है ना, ये सारे चीज तुमको बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा जो है मेंटल डिसऑर्डर नहीं दिखाएगा, छोटे छोटे एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा या फिर किसी और का शिकार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इंसान जो सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर उसी को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, और भी ज्यादा फैक्टर जो है उसके सामने रखा गया, और ज्यादा स्ट्रेसर जो है उसके सामने रहेगा, तो हो सकता है धीरे 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 वो क्रोनिक डिसऑर्डर का भी शिकार ले ले। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जहां पर जो है हम लोग नेक्स्ट फैक्टर को देखेंगे, वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब यहां पर जो है हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है पर्सनालिटी ट्रेट्स। क्या है पर्सनालिटी ट्रेट्स? तो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं जहां पर जो इंसान बहुत ज्यादा प्रोन होता है, किसके लिए? मेंटल इलनेस के शिकार होने के लिए। तो यहां पे जैसे कि दिया गया है सिजॉइड एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी। अब ऐसे पर्सनालिटीज के लोग जो होते हैं, जो कि सिजॉइड या एंटी सोशल पर्सनालिटी के लोग होते हैं, वो जो है वो सोसाइटी से मिलना जुलना नहीं चाहेगा, एकदम अलग रहेगा, वो एक कमरे में बंद रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, किसी से दोस्ती नहीं रखेगा, किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। ये सिजॉइड एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी के गुण होते हैं और यहां पे ये ज्यादा प्रोन होते हैं सिजोफ्रेनिया का। ऐसे इंसान जो है बहुत जल्दी जो है सिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं, जो कि एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है।
ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अस्टेंड रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप जो है पूरे तरीके से अस्टेंड है, जैसे कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, अब उसके फैमिली में जो है बहुत ज्यादा लड़ाई चल रहा है, मारपीट चल रहा है, बहुत ज्यादा जो है गाली गलौज हो रहा है, वर्क स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है, जहां काम कर रहे हो वहां तुम्हें स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिल रहा है, या फिर कोई तुम्हारा जो है बिहेवियरमेंट कर रहा है, सही तरीके से तुमको तारीफ नहीं मिलता है, अलग तरीके से तुम्हारे साथ जो है व्यवहार होता है, तो यहां पर जो है तुमको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण जो है यहां पे तुमको हो सकता है कि मेंटल इलनेस के शिकार हो जाओ। नेक्स्ट है चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिल रहा है, इनसिक्योर अटैचमेंट, बच्चे को लगता है नहीं कि ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे को सिक्योर रखते हैं, मेरे को अलग तरीके से रखते हैं, मेरे को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे नेग्लेक्ट भी एक वर्ड आ जाता है कि अगर बच्चे को नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, उसको थोड़ा सा भी शाबाशी नहीं देना या फिर उसको एब्यूज करना, तो यहां पे बच्चे भी चले जाते हैं किसमें, मेंटल इलनेस के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डिप्रीवेशन। सोशल डिप्रीवेशन का मतलब क्या, बोर्डम, मतलब इंसान बोर हो रहा है, एलाइनेशन है और लेक ऑफ रिक्रिएशन, मतलब उसको थोड़ा सा भी मजा नहीं आ रहा है, कोई भी काम करने में मजा नहीं आ रहा है, मतलब सोया हुआ है, बैठा हुआ है, कुछ भी करने को नहीं है, मतलब पूरे तरीके से उसका जीवन जो है तबाही मचा हुआ है। तो ऐसे में वो स्ट्रेस में आकर के जो कुछ कदम ले लेता है या फिर वो जो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, मैरिज प्रॉब्लम। ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि डिसहार्मोनी, सही तरीके से बात नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा खाली ज्यादा हो रहा है, इनफर्टिलिटी, अगर सही तरीके से बच्चे नहीं हो रहे हैं, यहां पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि क्यों बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हारे कारण नहीं हो रहे या फिर मेरे कारण नहीं हो रहे, इस तरीके के बात जो चलती रहती है। या फिर फाइनेंशियल इशू, अगर इंसान का फाइनेंशियल इशू सही नहीं है, पैसे नहीं कमा पा रहा है और जो है वाइफ जी का डिमांड है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, क्यों पैसे नहीं कमा रहे हो, तो इस तरीके से जो स्ट्रेस बढ़ता है और लोग पागल होते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिफिकल्टी। ये भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इम्प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, उसको सही तरीके से सेक्स एजुकेशन पता नहीं है, सही तरीके से जो है वो सेक्स कर नहीं पाता है, सही तरीके से इंगेज नहीं हो पाता है, और उसके अंदर क्या है, गिल्ट है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, प्रिवर्शन है, ठीक है, वो गिल्ट में रहता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, और सामने वाला जो पार्टनर है वो बोलता है तुमसे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्सुअल डिफिकल्टी के कारण भी जो है इंसान जो है ट्रॉमा में जा सकता है, उसको जो है मेंटल इलनेस का शिकार होना पड़ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, जो कि सबसे मेन है, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। ये जो है सीजनल वेरिएशन है इन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या है, ये एक सीजनल वेरिएशन है, मतलब कभी स्ट्रेस होते हैं, कभी स्ट्रेस नहीं होते हैं। घर में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, तो तुमको स्ट्रेस रहेगा, बाहर जाके काम करोगे तो वहां पे स्ट्रेस नहीं रहेगा, कहीं कहीं काम पर भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है। ये डिपेंड करता है, ये सीजनल वेरिएशन करता है कितना और कितना मात्रा में स्ट्रेस जो है तुमको लेना चाहिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं, जिस फैक्टर का नाम है सोशल फैक्टर, जो कि लास्ट फैक्टर होने वाला है। सोशल फैक्टर में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे गरीबी, गरीबी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे इंसान जिसको रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे बड़ा बोझ होता है एक इंसान पे। अगर एक इंसान जो है फिनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है और उसका इंक्रीज करता है मेंटल रिस्क, ठीक है। तो अगर इंसान के पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने का कोशिश कर रहा है, वो बेरोजगार है, उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो उसको फैमिली से सुनाएगा या फिर रिलेटिव सुनाएगा, कोई उसको इज्जत नहीं देगा, उसके साथ सही तरीके से बिहेवियर नहीं होगा, तो यहां पे ऐसे समय में लोग जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनजस्टिस एंड इनसिक्योरिटी। अगर किसी इंसान के साथ जो है जस्टिस सही तरीके से नहीं हो रहा है या फिर वो इनसिक्योरिटी में जी रहा है, उसको लगता है ना कि मैं सेफ हूं, है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनस्टेबिलिटी के कारण जो है एक इंसान जो है पागल होता है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, सोशल एलिनेशन। अगर कोई इंसान को जो है गांव से उठा के शहर में लाके रख दो, एक इंसान जो है कोई ऐसे जगह पे रह रहा है जो वहां पर जो है वो बचपन से बिताया हो, और अभी सरकार आके कहे कि नहीं यहां से हटको, ठीक है, यहां से हटकना है, इस जगह को खाली करना है, यहां पे कुछ फैक्ट्रीज बनेंगे और वहां से तुमको हटा के दूसरी जगह रख दिया जाए, तो वहां पर जो है इंसान सही तरीके से वहां पे बस नहीं पाता है, पूरे तरीके से स्ट्रेस हो जाते हैं, पूरे तरीके से बर्डन हो जाता है वहां पे, और वहां पर जो है इंसान मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं। नेक्स्ट है गैम्बलिंग, अल्कोहलिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन। गैम्बलिंग, जहां पे गेम चलता है, जहां पे जुआ चलता है, जुआ में जो है लोग पैसे हार जाते हैं, या फिर अल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अल्कोहल जो है वहां पे चल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूशन, जहां पर जो लड़कियां अपने शरीर बेचते हैं, लड़की अपने शरीर बेचती है, लोग आते हैं और उसके शरीर का इस्तेमाल करते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रिस्की बिहेवियर है, जहां पे तुमको पता नहीं है कि एक इंसान तुम्हारे बॉडी के साथ क्या करने वाले हैं, कितना मात्रा में जो है वो तुमको साथ जो है वो कुछ भी करने वाले हैं, वो तुमको पता नहीं होता है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तुम्हारे साथ रेप हो जाता है, तुम्हारे साथ जो कुछ हो जाता है, तो तुम जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द रिस्की बिहेवियर एंड लीड टू मेंटल डिस्ट्रेस, जहां पर जो है इंसान बहुत ज्यादा
डिस्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रोकन होम्स एंड डाइवोर्स, अगर किसी का घर टूटा हुआ है या फिर डाइवोर्स हो गया है तो यहाँ पे फैमिली इनस्टेबिलिटी इफेक्ट जो है मेंटल हेल्थ, यहाँ पे फैमिली जो है पूरे तरीके से इनस्टेबल हो जाता है। अब एक बच्चा है, उसके माँ अलग है, पिताजी अलग है, कोई इसको केयर नहीं कर रहा है, स्कूल जाना है क्या, नहीं जाना है क्या, खाना खाए हो नहीं खाए हो, पूरे तरीके से अकेला बैठा हुआ रहता है, उसको कोई फिनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे इंसान भी टूट जाता है। और प्लस साथ साथ में एक हस्बैंड या एक वाइफ जो तोड़ा है वो तो खुश रहेगा, जो नहीं तोड़ा है वो पूरे तरीके से जो बर्बाद होने के कगार पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है रिलीजन एंड ट्रेडिशन। अब यहाँ पे कुछ रिलीजन एंड ट्रेडिशन भी जो है जो इंसान को पागल बना सकते हैं। अब मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लेने वाला हूं, लेकिन यहाँ रिलीजन का बात कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसे कल्चर्स भी हैं जहां पे किसी को लड़की को जो है बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, किसी को जो है वो कपड़े पहना के रखा जाता है। अगर हम हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो अभी से अगर तुम चले जाओगे 20-30 साल पहले, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था कि लड़कियां जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो जो है सिर्फ विंडो से देख सकती थी, वो भी जो है ओढ़नी ओढ़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे में क्या होता था, एक लड़की जो है शादी करके मायके गया, अब वो जो है बाहर नहीं निकल सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है, रूम में ही रहना है, घर में ही रहना है, चौका चूल्हा करना है। तो इस तरीके से इंसान जो है डिप्रेशन में भी जा सकता है कि मेरे को किसी तरीके का आजादी नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है पॉलिटिकल अपहेवल्स। क्या है पॉलिटिकल अपहेवल? तो यहाँ पे अगर जो है देश के बीच में वार चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर सोशल क्राइसिस चल रहा है, वार चल रहा है दो देश के बीच में, तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल इशू देखने को मिलेगा, लोग जो है उसको लेके जाएंगे चलो लड़ाई करने के लिए। और जब डिस्प्लेसमेंट का बात होता है तो जहां पे लोग रह रहे होते हैं वहां से उठा करके जो है उसको दूसरी जगह पे रखा जाता है, जहां पर जो है वो सही तरीके से बस नहीं पाते, वो अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने पूर्वजों को घर के छोड़ करके जो है जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर जो है उसको बहुत सारे मेंटल इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। और सोशल क्राइसिस का मतलब होता है कि जो सोसाइटी है वहां पे बहुत ज्यादा जो है पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में फूड नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, इस कारण से भी जो है लोग मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। ओके, तो दैट इज द सोशल फैक्टर। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे जो है फैक्टर्स को देखे, बहुत सारे एटियोलॉजी को देखा जिसके कारण जो है मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये पूरे तरीके से एक अलग दुनिया, मेंटल हेल्थ जो है एक साइकेट्रिक जो है पूरे तरीके से अलग दुनिया है, जहां पे बैक्टीरिया वायरस के कारण नहीं होता है, स्ट्रेस के कारण होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या है साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? ए फैसिनेटिंग डाइव इनटू द माइंड। अब जो है हम लोग माइंड के एक फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं और यहां पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो यहां पे सबसे पहले हम जो है डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन कह रहा है कि साइकोपैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। साइकोपैथोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसका? मेंटल डिसऑर्डर का। और यहां पे हम लोग क्या चीजें फोकस करते हैं? तो किसी भी डिसऑर्डर के काउजेस पे, उसके सिम्टम्स पे एंड उसके ट्रीटमेंट पे। आखिर जो डिसऑर्डर है उसके काउजेस क्या हैं, किस कारण से हुआ है, कौन कौन से सिम्टम जो है इस डिसऑर्डर के बाद देखने को मिलते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में एक साइंटिफिक स्टडी हुआ था और इन सारे स्टडी को जो है हम लोग साइकोपैथोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है स्कोप। आखिर इस साइकोपैथोलॉजी का स्कोप क्या क्या है? तो पहले यहां पे कहा गया एक्सप्लोर एबनॉर्मलिटीज इन कॉग्निशन, इमोशनल एंड बिहेवियर। ठीक है, तो अब ये जो है एक्सप्लोर करता है, क्या एक्सप्लोर करता है? एक इंसान में कौन कौन से एबनॉर्मलिटी हैं, कौन कौन से कॉग्निटिव एबिलिटी जो है खराब हो चुका है, कौन कौन से इमोशन जो है उसके बिगड़ चुके हैं, या फिर कौन कौन से बिहेवियर जो है उसका खराब हो गया है, माल एडेप्टिव बिहेवियर जो है उसके अंदर आ गए हैं। तो ये सारे स्कोप को क्या करता है? वो एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट है इंक्लूड कंडीशन। इसमें बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो कि इसके अंदर जो है मिलते हैं। दैट्स ऑल आर द स्कोप, जहां पर जो है हम किसी इंसान के अंदर के कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर एबनॉर्मलिटी को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? साइकोपैथोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट जो यहां पर टॉपिक आ रहा है वो है सिग्निफिकेंस। आखिर इस साइकोपैथोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहां पर ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में, क्लासिफाई करने में, और यहां पर जो एड्स करता है क्या? अंडरस्टैंडिंग में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ। आखिर जो है किस तरीके से एक बायोलॉजिकल फैक्टर, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक सोशल फैक्टर जो है हमारे मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग साइकोपैथोलॉजी में ही पढ़ते हैं।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और इसी का एक टॉपिक देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है ब्रांचेस इन्वॉल्व। तो इस साइकोपैथोलॉजी में कौन कौन से ब्रांचेस हैं? तो यहां पे पहला दिया गया क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हमें जो है किसी भी डिसऑर्डर का किस तरीके से डायग्नोसिस करना है या फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, यह आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। फिर है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस में क्या है? ब्रेन का स्ट्रक्चर। क्या ब्रेन के स्ट्रक्चर के कारण जो है हमारे मूड में कोई बदलाव आते हैं या फिर उसका फंक्शन क्या है, इन सभी चीजों को पढ़ना है, क्योंकि यहां पर भी अगर किसी तरीके का इंपेयरमेंट होता है तो हमें जो है मेंटल इलनेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है साइकेट्री। साइकेट्री में हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। आखिर किसी डिसऑर्डर का जो है हम लोग को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है वो भी हम लोग देखते हैं साइकेट्री में। ओके तो नेक्स्ट यहां पे उसी का टॉपिक आ रहा है कि गोल क्या है, इस साइकोपैथोलॉजी का गोल क्या है। तो यहां पे कह रहा है कि ये इनहांस करता है मेंटल हेल्थ केयर को। ठीक है, हम लोग सही तरीके से मेंटल हेल्थ केयर को दे पाते हैं और जो है अच्छे तरीके से असेसमेंट कर पाते हैं और एक थेरेपेटिक इंटरवेंशन जो है सही तरीके से दे पाते हैं। मतलब पेशेंट को सही तरीके से मेंटल हेल्थ केयर देना, सही तरीके से सपोर्ट देना, सही तरीके से डायग्नोस कर पाना, ये सारा जो है हम लोग का गोल होता है। ओके किसका गोल होता है? हमारे साइकोपैथोलॉजी का गोल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है द डीज ऑफ एब्नॉर्मलिटी। अब यहां पे हम लोग जो है 4D देखेंगे जो कि एब्नॉर्मलिटी का निशान होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। तो यहां पे कहा गया कि बिफोर डायग्नोसिस ए मेंटल डिसऑर्डर, हम लोगों को मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने से पहले एक क्लिनिशियन जो होता है, जो क्लिनिक चलाते हैं मेंटल हेल्थ का, वो इवेल्युएट करता है 4 की एस्पेक्ट्स। वो 4 की एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करता है उसको जो है मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस करने से पहले कि ये चारों चीजें हैं तो हाँ इंसान जो है उसको किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, और अगर नहीं है तो उसको नहीं हुआ है। ओके तो सबसे पहला जो डी आता है वो है डेविएंस। डेविएंस क्या होता है? बिहेवियर डेट्स आर अनयूजुअल और सोशली अनएक्सेप्टेबल। क्या उस इंसान के पास कोई ऐसे बिहेवियर हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, सोसाइटी उसको स्वीकार नहीं करता है ना। अब कोई जाके किसी को मर्डर कर देगा तो क्या सोसाइटी उसको स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या ऐसे बिहेवियर उस इंसान के पास हैं जिसको सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करता है? ओके तो ये कहलाता है पहला डी, इसको बोलते हैं डेविएंस। सेकेंड जो डी आता है वो है डिस्ट्रेस। यहां पे क्या कह रहा है कि इमोशनल सफरिंग और पेन काउज्ड बाय द सिम्टम। क्या वो इंसान जो है किसी तरीके के पेन से सफर कर रहा है? क्या वो इमोशनली सफरिंग कर रहा है? वो दुख में है, बहुत गाढ़ा दुख में है, या फिर जो है बहुत पागल की तरह हंसते जा रहा है, या उसके अंदर किसी तरीके का पेन हो रहा है? इन सभी चीज को हमको जानते हैं सेकेंड डी में, क्या इंसान जो है डिस्ट्रेस में है। नेक्स्ट आता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन डेली एक्टिविटीज आर डिसरप्टेड बाय द डिसऑर्डर। क्या वो इंसान जिसको जो है डिसऑर्डर के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या वो इंसान अपने डेली एक्टिविटीज को कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है? अगर वो अपने डेली एक्टिविटीज को नहीं कर पाता है, वो सही से खा नहीं पाता है, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता है, हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखता है, तो यहां पर जो है वो डिसफंक्शन थर्ड डी जो है यहां पर देखने को मिलता है। ओके नेक्स्ट यहां पे आता है डेंजर। क्या वो पर्सन जो है डेंजर है खुद के लिए या फिर दूसरे के लिए? तो व्हेन द पर्सन बिकम ए रिस्क टू देमसेल्फ और अदर। अगर वो पर्सन डेंजर है, वो खुद को मारने चला जाता है, हाथ काट लेता है, गले काट लेता है, या फिर किसी दूसरे पर्सन को मारने के लिए दौड़ जाता है, तो अगर वो पर्सन डेंजर है तो यहां पे ये चारों डी, डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर, अगर ये चारों डी जो है देखने को मिलता है कि इंसान के अंदर, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये एबनॉर्मल है और इसको किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया है। अब इसको डायग्नोस करना है कि कौन से मेंटल डिसऑर्डर का शिकार ये हुआ है। ओके तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। और यहां पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम, द कमांड सेंटर। अब यहां पे बोलोगे सर हम यहां पे नर्वस सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है, हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। तो भाई हम लोग यहां पे नर्वस सिस्टम का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, पूरा नर्वस सिस्टम मैं तुमको पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि नर्वस सिस्टम से ही जो है हमारा सारा दिमाग और सारा बॉडी जो है वो कंट्रोल होता है। अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो हमारा बिहेवियर, हमारा पर्सनालिटी, हर चीज बदल जाएगा। ओके तो यहां पे जो सबसे पहला लाइन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि द नर्वस सिस्टम प्ले ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। हमारा नर्वस सिस्टम का बहुत ही वाइटल रोल होता है क्या चीज में? बिहेवियर को कंट्रोल करने में और जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने में। जब हमारे सेंस ऑर्गन जो है इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक भेजते हैं, फिर ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करता है कि हाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है हमारा बॉडी रेगुलेट होता है, उसी के हिसाब से जो है हार्मोन सेक्रेट होते हैं और हमारे बिहेवियर बदलते हैं।
ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला बोल रहा है कि ये क्या रखता है, ये रखता है पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड रखता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले इंक्लूड होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वर्टेब्रा के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो पहला सीएनएस में आता है और ये एक्टिंग करता है मेन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सेंसस ऑर्गन से जो है सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है सीएनएस तक पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को बिटवीन द सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब सीएनएस जो है वो डायग्नोस करता है, इंटरप्रेट करता है क्या हम लोगों ने देखा और किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद जो मैसेज को सीएनएस से ट्रांसफॉर्म करता है पूरे बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी में। ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया, पहला सोमेटिक सिस्टम और सेकंड होता है ऑटोनोमिक सिस्टम। सोमेटिक सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट। अगर जो है हम किसी मूवमेंट को कर पा रहे हैं, हाथ को हिला पा रहे हैं, पैर को हिला पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आंखें झपका पा रहे हैं, दैट इज द सोमेटिक सिस्टम। ठीक है, यहां पर जो है हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है ऑटोनोमिक सिस्टम, जहां पे मैनेज इनवॉलंटरी फंक्शन होता है। अगर हमारा हार्ट धड़क रहा है, क्या हम उसको धड़का रहे हैं, वो खुद ब खुद धड़क रहा है, हम उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो है ऑटोनोमिक सिस्टम भी होते हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है और ये इनवॉलंटरी फंक्शन को जो है मेंटेन करके चलता है। ओके, नेक्स्ट जो है ऑटोनोमिक सिस्टम का भी दो पार्ट में बांटा गया। पहला होता है यहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम और सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम तब काम आता है जब जो है हम लोग स्ट्रेस में होते हैं। अब जो है कोई कुत्ता जो है तुमको दौड़ा दे, तुमको इतना ज्यादा कस के डर लगेगा तो वहां पर जो है तुम फाइट और फ्लाइट मोड में चले आओगे। फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है, या तो लड़ो या तो भागो। अब कुत्ता से तुम लड़ने वाले तो है नहीं, तो तुम जो है वहां पे भागना शुरू करोगे। ठीक है, तो यहां पर जो है जब स्ट्रेस होता है तो यहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम जो है क्या होता है, शुरू होता है। और जब जो है स्ट्रेस के बाद तुम बैठते हो तो यहां पर जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और जो है ये क्या करता है, काम द बॉडी आफ्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद जो है जब तुम्हारा बॉडी होता है तो उसको काम करने के लिए, शांत करने के लिए जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का योगदान होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं ब्रेन एंड बिहेवियर कनेक्शन। आखिर ब्रेन एंड बिहेवियर का क्या कनेक्शन है, क्या ब्रेन से ही हमारा बिहेवियर जो है रेगुलेट होता है। इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था, कहां पे, साइकोलॉजी में। तो यहां पर जो हम लोग सबसे पहला लाइन देखते हैं कि द ब्रेन इंटरप्रेटेड सेंसरी इनपुट। क्या करता है, ब्रेन जो है हमारे सेंसरी इनपुट को इंटरप्रेटेट करता है। मतलब हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो टेस्ट कर रहे हैं, हमें जो टच मिल रहा है, तो हमारा सेंसरी ऑर्गन क्या है, आई, ईयर, टंग, स्किन और भी है। तो ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, उसको एक सेंसरी इनपुट के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेटेट करता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमें कैसा अनुभव हो रहा है, और उसके हिसाब से जो है हमारे इमोशन जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जो है इंटरप्रेटेट रहेगा उसी के हिसाब से जो है हमारे इमोशन जो है इन्फ्लुएंस होंगे। अब सामने सांप ला के रख देगा, हमारा आंख जो है सांप को देखेगा, ब्रेन समझ जाएगा कि भाई यहां पे डेंजर है, तो तुम्हारा इमोशन जो है डरा हुआ रहेगा, है ना। फिर उसी के हिसाब से जो है हमारा बॉडी फंक्शन जो है रेगुलेट होता है। और जैसे ही जो है हम लोग डर जाते हैं, हमारा बॉडी फंक्शन किस तरीके से रेगुलेट होगा, भाई भागो यहां से, डर के मारे भागो। तो सबसे पहले जो है हमारा सेंसरी इनपुट जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो है पहुंचाया जाता है दिमाग तक, उसके बाद जो है उसके हिसाब से इमोशन जो है इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी के हिसाब से हमारा बॉडी फंक्शन जो है रेगुलेट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेन से ही जो है हमारा बिहेवियर रेगुलेट होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट, मतलब जब हम लोग इमोशनल स्टेट में होते हैं, जैसे कि एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, फियर हो गया, जब हम लोग डरे हुए होते हैं, तो नर्वस सिस्टम ट्रिगर हार्मोनल चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग आवर रिस्पॉन्सेज। तो हमारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो हार्मोन चेंजेस को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी समय जो है अलग अलग तरीके के हार्मोन रेगुलेट होते हैं और वही जो हमारे रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम लोग डरे होते हैं तो क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है अलग तरीके के हार्मोन जो है रेगुलेट होते हैं। जब हम लोग खुश होते हैं तो उस समय जो अलग तरीके का डोपामाइन जो है सेक्रेट हो रहा होता है। जब हम लोग दुख में होते हैं तो अलग तरीके के सेरोटोनिन जो होते हैं वहां पर रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो यहां पे हम लोग ब्रेन एंड बिहेवियर कनेक्शन के बारे में देखें कि हाँ, ब्रेन से ही बिहेवियर रेगुलेट होता है और अगर ब्रेन में किसी तरीके का एब्नॉर्मलिटी होता है तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज होगा, तुम्हारे अंदर जो है मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं एक द पावर ऑफ न्यूरॉन। यहां हम लोग न्यूरॉन को पढ़ने वाले हैं। हमको पता है, आपको सब चीज पता है, न्यूरॉन को तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहां पे तुम लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ा, साइकोलॉजी में भी पढ़ा, और जो है यहां पर जो तुम लोगों ने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा, ठीक है। तो यहां पर जो हमें पूरा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। यस, ये जो होता है ये डेंड्राइट होता है, जहां से जो है मैसेज जो है पहुंचाया जाता है। ये न्यूक्लियस होता है, सोमा होता है, नोड ऑफ रेनिवियर होते हैं, ये माइलिन शीथ होता है, ठीक है। ये एक्सोन्स होते हैं, ये जो है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग एक जो है थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द मैसेंजर ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या है ये एक मैसेंजर है। किसका मैसेंजर है? नर्वस सिस्टम का मैसेंजर है। और ये ट्रांसमिट करता है, क्या ट्रांसमिट करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जो है ट्रांसमिट करता है। कौन ट्रांसमिट करता है? न्यूरॉन। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या है? वो इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। हमारे सेंसरी ऑर्गन से दिमाग तक पहुंचाया जाता है, या फिर दिमाग से फिर जो है पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम किसका होता है? नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का होता है। ओके, द नेक्स्ट यहां पे कह रहा है द की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के कौन कौन से की कंपोनेंट्स है? ऐसे बहुत सारे की कंपोनेंट्स है, पर हम लोग जो यहां पे दो तीन देखते हैं। जैसे कि पहला हो गया डेंड्राइट। डेंड्राइट का क्या काम होता है? रिसीव मैसेज। यहां से मैसेज जो है निकलेगा और यहां से जो है यहां तक जाएगा, मतलब सेम न्यूरॉन में नहीं जाएगा, यहां पे नेक्स्ट न्यूरॉन जो है यहां पे रहता है। तो यहां से जो है नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है जाने का काम करेगा, क्या? हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सोन। एक्सोन का काम क्या होता है? कैरी इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है यहां से इंपल्सेस को कैरी करने का काम क्या होता है? एक्सोन का होता है, जो यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ होगे वहां पर जो है सिग्नल ट्रांसमिशन स्पीड हो जाता है। जो इंफॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस जो है जिस स्पीड से जाना चाहिए था, तो माइलिन शीथ के माध्यम से जो है वो और ज्यादा स्पीड से जो है हमारे इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट यहां पे एक लाइन आ रहा है न्यूरल इंपल्सेस। न्यूरल इंपल्सेस क्या होते हैं? तो मैसेज ट्रेवल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। जो मैसेज होता है वो किस तरीके से कैरी होता है? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के रूप में कैरी होता है। वो किसी तरीके का व्हाट्सएप नहीं हो रहा है, फेसबुक नहीं हो रहा है, मैसेज सेंड नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल का यूज होता है एक्रॉस साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, ठीक है। और वहीं पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर का जो है आदान प्रदान होता है, जिसके माध्यम से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं द टीनी गैप बिटवीन न्यूरॉन। एक छोटा गैप जो कि न्यूरॉन के बीच में होता है, और वहीं पर जो है न्यूरल इंपल्सेस काम करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से जो है सेकेंड न्यूरॉन में पहुंचाया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं सिंपल सा टॉपिक, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर द ब्रेन केमिकल मैसेंजर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिसका काम होता है वो मैसेज को पहुंचाना एक जगह से दूसरे जगह। तो यहां पे तुम देख पा रहे हो ये जो है एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है, एक न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट, और एक जो है डेंड्राइट टर्मिनल है जो कि है एक्सोन का सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पे देखो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहां से निकल के यहां तक आएंगे, जो यहां पर रिसेप्टर लगा रहता है वो तुरंत जो है इसको पकड़ करके जो अपने अंदर ले लेता है, और इसी न्यूरोट्रांसमीटर में जो है इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस के रूप में। तो यहां पे इसका जो है कुछ डिफाइन दिया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन मेंटल हेल्थ। न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत बड़ा रोल होता है मेंटल हेल्थ में। अब तुम ही समझो एक बात को कि तुम्हारा जो है सेंसरी ऑर्गन ने कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ओके, अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो उसको दिमाग में भेजना चाहिए था, तभी तो दिमाग उसको जो इंटरप्रेट करेगा कि आखिर हमने जो देखा, हमने जो सुना वो क्या है। और अगर तुम्हारा दिमाग जो है सही से देख नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर सही नहीं है, वो जो है उस इंफॉर्मेशन को सही से पहुंचा ही नहीं पाया क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा, तो क्या, जब तुम उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में नहीं पहुंचा पाओगे और इंफॉर्मेशन जो सही तरीके से डिसाइड नहीं करेगा, सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेगा कि ये क्या है, तो तुमको उससे डर ही नहीं लगेगा, तुमको उससे कुछ होगा नहीं, तुम आग में जाके कूद जाओगे, तुम सांप को थप्पड़ मार दोगे, इस तरीके की चीजें जो है होना शुरू हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा कि जैसे यहाँ पे कुछ बहुत तरीके का जो है हमें न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिल रहा है जिसके अलग अलग
रोल होते हैं और अलग अलग जो है कारण से जो है उसको जो है अलग अलग तरीके के मेंटल डिसऑर्डर जो है देखने को मिलता है। तो पहला है एसिटाइल कोलिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके कारण से जो है अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज जो देखने को मिलता है। अल्जाइमर में जो है लोगों को अपने पर्सनालिटी, अपने बिहेवियर, अपने सारी चीज को भूलने का आदत हो जाता है। नेक्स्ट है डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन इन्फ्लुएंस करता है सिजोफ्रेनिया को, पार्किंसन को, ठीक है। नेक्स्ट है गाबा, गाबा भी जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रेगुलेट करता है एंजाइटी को। अगर इसका जो है परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, कम न्यूरोट्रांसमीटर होंगे गाबा, यहाँ पे एंजाइटी रेगुलेट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है टेंशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट का काम क्या होता है, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो है एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और लिंक होता है एल्जाइमर से, ठीक है। ये थोड़ा सा डाटा इसको याद करने का है। नेक्स्ट है नोरएपिनेफ्रिन, ये रिलेटेड होता है मेनिया से, डिप्रेशन में। अगर इसका रेगुलेट सही नहीं होगा या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, यहाँ पे मेनिया और डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। अब मेनिया और डिप्रेशन को मैंने छोटा सा इंट्रो तुमको बता चुका है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड मोड में हो तो मेनिया है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव मोड में हो तो वो डिप्रेशन में है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले कि मेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करता है, इफेक्ट करता है मूड डिसऑर्डर को, लाइक डिप्रेशन, ठीक है। ये जो है जब रिलीज होता है तो इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है क्या, मैसेंजर करने में, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। और अगर न्यूरोट्रांसमीटर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो इंसान का पूरा मेंटल एबिलिटी जो है वो खत्म सा ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है साइको इम्यूनोलॉजी। क्या है, अभी हम लोगों ने देख रहा था साइकोपैथोलॉजी, अब यहां पे हमको देखने को मिल रहा है साइको इम्यूनोलॉजी। ये क्या है भाई, तो सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी का वो पावर है जो हमें जो है रक्षा करता है बाहर से आने वाले पैथोजन से, बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के सब्सटेंस से जो कि हमारे बॉडी को हानि कर सकता है। ओके, तो यहां पे साइको इम्यूनोलॉजी का अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो ये क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ मेंटल स्टेट्स इन्फ्लुएंसेस द इम्यून सिस्टम। ऐसा स्टडी जो हमें बताता हो किस तरीके के मेंटल स्टेट्स के इन्फ्लुएंस होने से हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। तो तुमको क्या लगता है, अगर हमारा मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंस होगा तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम भी इन्फ्लुएंस होगा? जरूर होगा। जब तुम खुशहाली में रहते हो तुम्हारा इम्यून सिस्टम पुष्ट होता है, तुम्हारे को जो है किसी भी तरीके का रोग नहीं होता है। और जैसे ही जो है तुम स्ट्रेस में जाते हो, एंजाइटी में जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, उसी समय से देखना तुम्हारे अंदर रोग आने शुरू हो जाएंगे, तुमको अलग अलग तरीके के डिजीज जो है होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इम्यूनिटी जो है यहां पे लो हो गया है। ओके, तो यहां पे कह रहा है माइंड बॉडी लिंक। माइंड बॉडी लिंक क्या है, स्ट्रेस वीकन इम्यूनिटी व्हाइल पॉजिटिव इमोशन बूस्ट्स। जब तुम स्ट्रेस में होते हो उस समय जो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और जब तुम पॉजिटिव इमोशन में होते हो तो ये बूस्ट करता है, ये और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। नेक्स्ट है की मैकेनिज्म। अगर हम लोग की मैकेनिज्म का बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, इफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस। हमारे नर्वस सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन सप्रेस इम्यूनिटी। अगर हम लोग स्ट्रेस हार्मोन का बात करें जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, ये जो है इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, बॉडी के इम्यूनिटी को दबा देता है, जिसके कारण से और भी ज्यादा रोग जो है वो आने लगते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन्स, ये एक तरह का प्रोटीन है, ये मेंटल स्टेट इंपैक्ट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को जो है वो मेंटल स्टेट के इन्फ्लामेशन को इंपैक्ट करता है। एक्चुअली में साइटोकाइन्स का काम होता है इन्फ्लामेशन को कम करना, ठीक है। तो ये सारे की मैकेनिज्म है जो कि हमें साइको इम्यूनोलॉजी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इंपैक्ट। अगर हमें बात करें कि हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है तो स्ट्रेस इंक्रीजिंग डिजीज रिस्क। अगर स्ट्रेस रहेगा वो डिजीज रिस्क को इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है डिजीज आना शुरू हो जाएंगे जब तुम स्ट्रेस में रहोगे। और जब तुम रिलैक्स में रहोगे तो इनहांस इम्यूनिटी, तुम्हारा इम्यूनिटी जो है और ज्यादा इनहांस करेगा और तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके का रोग नहीं आएंगे। तो इंसान को रिलैक्स होना चाहिए, मस्ती में होना चाहिए, मजे में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गोल। आखिर इस साइको इम्यूनोलॉजी का गोल क्या है, ये प्रमोट करता है होलिस्टिक हेल्थ को एंड बैलेंस करता है माइंड एंड बॉडी को। मतलब इंसान को होलिस्टिक हेल्थ का प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, इंसान को मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए। तो हर एक तरीके से जब तुम फिट रहोगे तभी जो है तुम्हारा हेल्थ जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और माइंड बॉडी के साथ जो है बहुत एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आता है वहां पे हम लोग देखते हैं की टेकअवे। हम लोगों ने इतना सारा चीज पढ़ा
है ना। इतना सारा चीज पढ़ा, साइको इम्यूनोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, अलग अलग तरीके के एटियोलॉजी। तो यहां पे हम लोग जो है एक शॉर्ट नोट लेते हैं जहां पे कह रहा है कि द स्टडी ऑफ साइकोपैथोलॉजी रिवील हाउ बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस शेप मेंटल हेल्थ। तो यहां हम लोगों ने पढ़ा साइकोपैथोलॉजी में कि किस तरीके से एक बायोलॉजिकल फैक्टर, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर एंड केमिकल प्रोसेस जो है हमारे मेंटल हेल्थ को शेप देते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज बिगड़ा तो तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाएगा और तुम जो है मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को समझने के बाद क्या हेल्प मिलता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर इफेक्टिवली। हम लोग जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर को डायग्नोस या ट्रीट कर सकते हैं इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, है ना। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है, अभी पूरा साइकेट्री पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा पढ़ा हुआ है, सभी को पढ़ना है ना। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट किया, जहां हम लोगों ने देखा अलग अलग तरीके के एटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी एंड साइको इम्यूनोलॉजी। तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो क्या तुमको प्रॉब्लम रह गया है, क्या क्वेश्चन रह गया है, और शेयर करो अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिसको साइकेट्री समझ में नहीं आता है। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।